प्रवीण और बिजॉय को शुरुआत में ही कुछ ना कुछ अजीब सा सुनने को मिल रहा था। प्रवीण ने तो कुछ अजीब देख भी लिया था। बिजॉय ने देखा था कि खिड़की पर ट्रायंगल शेप करके कुछ कील लगा रखी थी। क्या ज़रूरी है इस कमरे पर आकर रुकना? क्या पूरे मुंबई में कोई और जगह आपको नहीं मिल रही थी? रहने की व्यवस्था कहीं और भी तो हो सकती थी। लेकिन जब लिखा हो ना आपका किसी जगह पहुंचना, तो आप 100% वहाँ पहुँचते हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी मुंबई से है और ये एक चौल की कहानी है। नाम कहा है कि आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि आज भी वहाँ बहुत सारी फैमिली रहती है और शायद ये घर आज भी वैकेंट है। मतलब शायद आज ये घर वैसा ही है जैसी स्थिति में प्रवीण और बिजॉय यहाँ से निकले थे। अभी इंट्रो फिर आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। पिछली कहानी में आपको अगर याद होगा, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ। यहाँ परेशानी हुई थी, इन दोनों को कन्फ्यूज़न हुआ था जब ये कोई चौल में ही रहने वाली महिला आकर बोल के गई कि तुम दोनों को यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। 1 हफ्ते के भीतर आपको पैसों से रिलेटेड अगर कोई समस्या मिलती है तो कमरे को छोड़ देना, अदरवाइज परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। प्रवीण और बिजॉय ने इसकी बात तो सुनी, लेकिन देखिए डर दोनों को लग रहा है और फिर भी यहाँ पर रुक लेते हैं, चले जाते हैं। ऐसी विचारधारा चल रही है। कभी तो बिजॉय बोलता ही है कि यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, कभी ये प्रवीण बोलता है कि यहाँ से हमारे को चले जाना चाहिए। अच्छा, मैं ज़्यादा पास आकर तो नहीं बोल रहा, क्योंकि दूर से बात कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन आ रहा था। मैंने सोचा बिल्कुल आपके पास आकर समझाऊंगा, बताऊंगा तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। होता क्या है कि प्रवीण और बिजॉय यहाँ पर पेंट वगैरह शुरू कर देते हैं और सारी तस्वीरें ये बक्से में रख दी थी प्रवीण ने। काफ़ी देर हो गया पेंट करते हुए, थक गए। आधे पौने घंटे बाद दोनों ने सोचा बाहर जाकर कुछ पहले चाय नाश्ता कराते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ये चाय नाश्ता करके वापस आए, अपनी खोली को मतलब अपने कमरे को, दरवाजे को खोल रहे थे। आसपास के लोग इन्हें ऐसे झांक कर देख रहे थे जैसे इंसान नहीं पता नहीं कौन रहने आ गया। कुछ लोग इनकी तरफ ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि आपके साथ जो अब घटने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। एक बात बताऊं, सिर्फ प्रवीण और बिजॉय नहीं, इस कमरे के आसपास जो रह रहे थे उन्हें भी अब कुछ अजीब महसूस होने वाला है। इस कमरे को बंद रखना ही ज़रूरी था। जिस चीज़ को ये छेड़ रहे हैं उसके लिए ये अब तैयार नहीं। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आए, आंखें फटी की फटी रह गई। भाई दिमाग खराब हो गया। कमरे को जब बंद करके गए थे, कहीं से आने जाने की व्यवस्था नहीं है। खिड़की जो है वो लोहे के सरियों से बिल्कुल एकदम बंद है, वो खुल नहीं सकता, बस हवा के लिए ठीक है। कमरे पर अच्छे खासे पेंट करके गए थे और उस पर हाथों के निशान छपे हुए दिखे 3-4 जगह। इस दीवार को बिजॉय पेंट कर रहा था। प्रवीण ने कहा, किस तरह से पेंट किया तूने? ये देखियो सारा ख़राब करके चला गया। बिजॉय ने कहा कि भाई ये तुझे भी पता है कि मैंने नहीं किया और मेरे हाथ इतने बड़े हैं भी नहीं, समझ रहा है? इतने बड़े मेरे पैर के निशान नहीं होंगे जितना बड़ा हाथ का निशान है। ये किसी ने इस खोली में आकर हमें डराने के लिए किया है और कुछ नहीं। इन्होंने दोबारा उस चीज़ पर पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद ये देखते हैं कि उधर पपड़ी सी बनने लग गई थोड़ी सी देर में। 15-20 सेकंड में एक जगह पपड़ी सी बनी और वो पेंट ऐसे सूख गया कि जैसे यहाँ पर किसी ने ड्रायर लगा दिया हो। इसने दोबारा से ब्रश गीला करा और थोड़ा अब गाढ़ा करके पेंट लगाया। दोबारा से वो चीज़, एक काम कर, ये हो सकता है दीवार में कोई दिक्कत हो, सीलन वगैरह आ जाती है। कह रहा तूने बात नोटिस करी है, जहाँ जहाँ तस्वीर थी वहाँ वहाँ पेंट एकदम से सूख रहा है। एक काम कर, तस्वीर लगा दे वापस। इन्होंने तस्वीर निकाली और वापस से लगा दी। एक तस्वीर ऐसी थी जो इसने लगाई और वो फिर टेढ़ी हो गई। बिजॉय ने कहा कि इसे सीधी कर दे। प्रवीण ने दोबारा लगाई, वो दोबारा टेढ़ी हो गई। बिजॉय ने कहा कि अरे गलती तू कर रहा है, इसमें पेंटिंग की कोई गलती नहीं है, तस्वीर की कोई गलती नहीं है। ये वाली तस्वीर इधर लगा, ये वाली इधर लगा। अब उसने ऐसा किया तो वो तस्वीर आराम से लग गई। ये भी इतना जो इन्हें महसूस हो रहा है काफ़ी है कमरा छोड़ने के लिए। लेकिन
बिजॉय का भी दिमाग बंध चुका था। जो ये कह रहा था यहाँ नहीं रुकना, वो अब कमरे को अच्छे से सजा रहा है। बाहर से कुछ ये 2-1 फ्लावर पॉट वगैरह लेकर आए, एक पौधा लगाया। यार एक काम करते हैं, गैस वगैरह की व्यवस्था करता हूँ, और सामान कब लेकर आना है? बिजॉय ने कहा कि मैं तो रात तक ले आऊँगा, तू बता। उसने कहा ठीक है, फिर रात को मैं भी ले आता हूँ। अब दोनों यहाँ से अपना अपना सामान लेने के लिए निकल गए। सारी व्यवस्था रसोई की प्रवीण को करनी थी, और बिजॉय बाकी चीज़ मैनेज करेगा कि कमरे में कैसे क्या रखना है, क्योंकि प्रवीण को इस चीज़ का पता भी था, और जहाँ प्रवीण रहता था पहले उसके पास रसोई का सारा सामान था, मतलब आटा, दाल, चावल, गैस, कुकर, ये सब कुछ था उस पर। और बिजॉय कहता था कि मैं भाई नीचे होटल था, वहीं पर खाना खाता था, और मतलब खाना कभी वहाँ स्वादिष्ट और साफ़ तो मिला ही नहीं, लेकिन क्या करूँ, मेरे को बनाना पकाना नहीं आता, इसी वजह से। अब ये दोनों अपना सामान लेकर जब पहुँचे, रात तकरीबन 9 बज रहे थे। बहुत सारे लोग इनकी खोली पर खड़े होकर खिड़की से अंदर झांक रहे थे। इन दोनों ने अपना सामान वगैरह ऊपर पहुंचाना शुरू करा। हटिए हटिए, सामान अंदर रखना है। तभी यहाँ पर एक आदमी ये ने बोलता है कि शास्त्री ने तुम्हें इस मकान के बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ हाँ, हमें सब पता है, आप हटिए। बेटा, अपने घर का पता वगैरह हमें भी बता देना, क्योंकि शास्त्री तुम्हारे घर पर नहीं बताएगा कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम में से कोई ना कोई सूचित कर देगा। बिजॉय ने कहा कि ठीक है, हम दोनों अपने घर का पता आपको लिख के दे देंगे। नहीं बेटा, आप शायद इस बात को बहुत लाइटली ले रहे हो। ये जगह श्रापित है। यहाँ पर 2 परिवार ऐसे पूरे मतलब मन से और खुशी खुशी रहने आए थे। एक परिवार तो पूरा ख़त्म हो गया। जिस लड़के की नई शादी हुई थी वो आया था यहाँ, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई है। देखिए भाई साहब, अभी हमें सामान वगैरह शिफ्ट करना है, आप बता दीजिए कौन से मकान पे रहते हो, हम आकर आपसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। उसने कहा बेटा, यहाँ रहने से पहले आपको ये सब कुछ पता करना चाहिए था। अब सामान ले आए हो और तुम दोनों जिद भी कर रहे हो कि तुम्हें यहाँ रुकना है, मैं क्या बोलूँ? आप कहाँ रहते हो अंकल? उसने बताया कि तुम्हारी खोली से 2 खोली छोड़कर आप सामान वगैरह रखकर मुझसे मिलना ज़रूर। अब ये ना फटाफट से सामान को रखा, जैसे तैसे करके सेट करा और अंकल के पास मिलने चले गए। प्रवीण और बिजॉय को देखकर, बैठो बेटा। अरे इनके लिए, बच्चों के लिए ज़रा चाय ले आना। प्रवीण बिजॉय ने, नहीं नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप बताइए ना उस मकान के बारे में। कह रहे बेटा, बहुत समय पहले जब शास्त्री ने ये मकान किसी से ख़रीदा था, तो वो आदमी इसमें काला जादू वगैरह करता था, और ये सब ने शिकायत करी थी शास्त्री से कि इस मकान को मत खरीद। मकान खरीदने के बाद जो शास्त्री है उसको खाने पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी, मतलब वो हमेशा नशे पत्ते में रहता था, ना जाने कैसे इस पे कहाँ से पैसा आया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक से आया था। इसने किसी जिन्न को प्रसन्न किया और उसने कोई पैसों से भरा बैग इस तक पहुँचाया। कैसे क्या हुआ हमें नहीं पता, हमें तो कहानी लगती थी। इनकी जो वाइफ है वो यहाँ रहने आई, और मतलब इस घर से जिसमें ये शास्त्री रहता है, इससे ये मकान तो बड़ा है। उन्होंने कहा, तो बड़े मकान में मकान मालिक क्यों नहीं रह रहा? सोच कर देख रहे हो? उनकी वाइफ अपने सामान के साथ इधर शिफ्ट हुई थी। शास्त्री भी अपना खा पी कर यहाँ पर आया था। तब यहाँ कोई चीज़ उनकी वाइफ को पहले महसूस हुई। उनके पैरों के पास एक औरत आकर बैठ गई, जो मतलब पूरा शरीर उसका जला हुआ सा दिख रहा था, निर्वस्त्र थी। उनकी वाइफ एकदम मतलब शास्त्री की देखकर उसे डर गई, और वो कहती हैं कि वो महसूस कर रही थी जब उनका मुंह खुला, चीखने चिल्लाने के लिए आवाज़ तो नहीं निकली, लेकिन वो धुआं, वो औरत जो थी वो धुएं के रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर गई। और ये चीज़ इसने शास्त्री को बताई। शास्त्री ने सब कुछ मजाक समझा। ये 3 दिन में गुजर गई। उनका पता ही नहीं चल पाया कि वो चीज़ क्या थी। पहला हादसा। दूसरा, शास्त्री ने ये मकान किसी को किराए पर दे दिया। उसने ये बोला कि ये मकान मेरे लिए अपशगुन है, यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो लकी अनलकी लोग मानकर तो चलते ही हैं। फिर यहाँ एक लड़का आया, 2 महीने बाद उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ भी उसके साथ यहाँ आई। वो दोनों ख़त्म हो गए। दोनों का समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। 11-12 दिन ही हुए थे शादी हुए। उसके बाद एक परिवार आया। 1 मिनट भाई साहब, आप जो बोल रहे हो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक सवाल है।
जी बेटा, मतलब क्या कभी किसी मकान में कोई गुजरा नहीं है? मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह। तो क्या भूत प्रेत ही कर रहे हैं? नाम क्या बेटा आपका? प्रवीण। और आप विजय? जी बेटा, ईश्वर ने जो लिखा है, जितना लिखा है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अकाल मृत्यु सुनी है? वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ गुजर गए, उनको देखकर थोड़ा सा कि ब्लैक मैजिक का चक्कर था ऐसा लग रहा था। उन्होंने कुछ अजीब अजीब चित्र बना रखे थे दीवार पे, और पता नहीं कोयला कहाँ से मिला था उन्हें, क्योंकि यहाँ तो सब गैस इस्तेमाल करते हैं, कोयले से तो कोई नहीं बनाता। अंगीठी किसी के नहीं लग रही। कोयले से दीवार पर दोनों ने कुछ बना रखा था, नहीं समझ आया क्या चीज़ है। दोनों के हाथ मतलब जैसे कोयला पकड़ते हैं काले होते हैं, उस तरह से काले हो रहे थे। दोनों की आंखों के नीचे ऐसे काले गड्ढे हो रहे थे, न जाने कितनी परेशानी में हैं और कभी खाना कितने समय से नहीं खाया। जब गुजरे हैं तो वहाँ 3 प्लेट खाना लगा हुआ था ज़मीन पर। जब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों ज़मीन पर गिरे हुए थे, मृत थे, मतलब गुजर चुके थे। और वहीं ज़मीन पर उनके पैरों के पास 3 प्लेट खाना रखा हुआ था। ताज़ी रोटी बनी हुई थी, ताज़ी सब्जी थी, और तीनों में 2-2 मिठाई थी। उनके घर कोई नहीं आया था। तीसरी थाली किसकी लगी थी? आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है बेटा, अच्छे घर परिवार के लगते हो, अपनी जान बचाओ और निकल जाओ। विजय ने कहा कि अंकल मैंने आते ही इसे बताया था। प्रवीण ने कहा कि 1 मिनट, मैंने भी कहा था ना कि मुझे किसी औरत की परछाई दिखी है, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बेटा अभी तीसरे लड़के के बारे में मैंने बताया ही नहीं है। तुमसे पहले एक और आया था, लेकिन वो 1 हफ्ते में मकान छोड़कर चला गया, और उसके 2 दिन बाद ही तुम दोनों आए हो। तुमने तस्वीरें देखी अंदर टंगी हुई? जी। उस लड़के ने जाते हुए शास्त्री को ये बात बोला था कि तस्वीर हटाना मत मेरी, तब तक वो रुकी रहेगी। और उसने अपना चेहरा छुपाया था, मतलब उस लड़के को हम देख नहीं पाए। उसने चेहरे पर मफलर वगैरह बांध रखा था। और जून जुलाई में, अंकल आपको एक बात बताऊं, उस कमरे में जो तस्वीर है उसमें एक लड़के के चेहरे पर ब्लैक मार्कर से कह रहे हाँ वही लड़का है जिसने अपने आप को छुपा रखा है। उस पर आपको कांच भी नहीं मिला होगा, क्योंकि कांच में रिफ्लेक्शन आपका बनेगा ना। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था, या वो काला जादू जानता था। वो यहाँ से उस शक्ति को इस कमरे में कोई जगह देकर निकल गया। एक वो पेट लेकर आया था, जिस दिन लाया उसके अगले दिन वो मतलब मर गया, जिसको इसने पाला था। और लोग कहते हैं कि ये कोई जानबूझ के क्रिया करी गई थी, शायद वो बलि वाली बात जो होती है। प्रवीण और विजय को इतनी बात इस आदमी ने बता दी, उसके बाद भी रुकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब आपका समय लिखा है ना कि ऐसी शक्तियों को पास से देखोगे, तो कहीं नहीं जा पाओगे, देखना तो पड़ेगा। प्रवीण और विजय कहते हैं कि अंकल ठीक है, अगर हमें कुछ भी महसूस होता है तो हम 1 हफ्ते में मकान छोड़ देंगे। जो हमने 3 महीने का किराया दिया है बेकार होता है, हो जाए। अंकल ने कहा कोई बात हो तो बेटा हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, अपने आप को अकेला मत समझना, आ जाना। ये दोनों यहाँ से अपने कमरे पे वापस आए। प्रवीण और विजय ने दरवाज़ा खोला, वो तीनों तस्वीरें ज़मीन पर पड़ी थी। जब उठाकर इन्होंने दोबारा से लगाई, विजय ने कहा कि 1 मिनट झाड़ू लेकर आइयो। प्रवीण ने कहा कि क्या हो गया? कह रहा कांच थोड़ा साइड कर देता हूँ। प्रवीण झाड़ू लेकर आया, कहाँ पर है कांच? विजय ने कहा कि यार अभी यहाँ तस्वीर के आसपास कांच पड़ा था। ये तेरे मन का वहम होगा। नहीं फिर भी 1 मिनट झाड़ू दिखा। जब इसने झाड़ू ऐसे ही ज़मीन पर घुमाई तो झाड़ू पर महसूस हो रहा था विजय को कि हाँ कोई चीज़ टकरा रही है, और उसे जब खींच रहा है तो जैसे कांच है ज़मीन पर बहुत सारा पड़ा हुआ, या कूड़ा बहुत सारा, वो घिसटने की आवाज़ आती है ना, दिख कुछ नहीं रहा। प्रवीण ने कहा यार ये क्या हुआ था, अभी आवाज़ तो आई थी। उसके बाद खूब इन्होंने कमरे में झाड़ू इधर उधर घुमा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। यार एक काम करते हैं, कमरे को धो देते हैं। चलो, दोनों ने मिलकर कमरे को अच्छे से धोया, दीवार वगैरह पेंट कर दी थी, व्यवस्था सब नॉर्मल सी कर दी थी। रसोई में उसने सब डिब्बे वगैरह लगाने शुरू करे प्रवीण ने। विजय ने कहा कि रात का खाना यार बाहर ही खाएंगे, आज मत बनाइयो।
प्रवीण ने कहा कि मैं खिचड़ी बना दूंगा फटाफट से, बाहर क्यों खर्चा करना। चल ठीक है। अब प्रवीण ने खिचड़ी के लिए कुकर वगैरह निकाला, रखा। जब तक उसने बाकी चावल और दाल की व्यवस्था कर रहा था, कुकर उठाकर बिजॉय ने बाहर झाड़ा तो उसमें से छिपकली गिरी। प्रवीण ने कहा कि यार ये कब गिर गई। कह रहा भाई मैं नहीं खा रहा अब इसमें खाना ना, इसमें गर्म पानी करके रख दे और सुबह अच्छे से धोएंगे, उसके बाद इसमें खाना बनाएंगे। यार छिपकली हमें पूरे कमरे में घर में कहीं दिख रही थी क्या। कह रहा अब यार छिपकली और चूहे कहीं से भी आ सकते हैं, इसमें क्या, तू बस इसको गर्म पानी करके रख दे। इसने गर्म पानी करके कुकर में रख दिया, उसमें थोड़ा साबुन वगैरह डाल दिया। लड़कों के बर्तन ऐसे ही धुलते हैं कि बस तेज़ी से पानी निकाल दो, हो गया साफ। दोनों कमरा बंद करके खाना खाने गए। खाना खाकर जब वापस आ रहे थे तो बीच में से कुछ पैकेट्स वगैरह लिए। इसे बिजॉय को थोड़ा स्मोकिंग का था। कमरे में अंदर आ गए, उसने एक सिगरेट लाइट किया और उसी कमरे में स्मोक कर रहा था। मतलब प्रवीण ने कहा कि यार खिड़की के पास कर ले भाई, ये मुझे अजीब लगता है, मुझे धुएं से थोड़ा दिक्कत है। बिजॉय ने कहा कि ठीक है यार। वो खिड़की के पास गया, इसने खिड़की खोली, इसके हाथ से सिगरेट गिर गई और ये 2 कदम पीछे हट गया। प्रवीण, हे प्रवीण। प्रवीण ने उसकी तरफ देखा। हाँ क्या हुआ, 1 मिनट इधर आ। अब प्रवीण ने भी जब खिड़की पर आकर देखा तो कौन हो, क्या चाहिए, कौन हो आप। एक औरत है, उसने मतलब दुल्हन का पूरा लिबास पहन रखा है, आंखें जैसे है ही नहीं, सिर्फ मतलब ब्लैक सर्कल सा दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। वो धीरे धीरे खिड़की से इनके कमरे तक आई। इनका कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। बाहर जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही है चौल की, उसकी रोशनी की वजह से ये औरत जो सामने खड़ी है, दरवाज़ा खुल रहा है तो दरवाजे की परछाई बन रही है, तो इसकी भी बननी चाहिए थी ना। इसकी कोई परछाई नहीं बन रही। बिजॉय ने तुरंत समझ लिया क्या चीज़ है। बिजॉय ने प्रवीण से कहा कि हमें ये घर आज ही छोड़ना होगा। वो इनके सामने खड़ी है। अब क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है, उसकी शैडो नीचे नहीं बन रही है, लेकिन उसको जैसे ये पहले देख पा रहे थे, चेहरा जो उसका क्लियर सा हुआ था, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। अब बस ये लग रहा है कि किसी इंसान ने मतलब ये क्या कहते हैं इसे, साड़ी तो पहन रखा है बट साड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं दिख रहा। ये जो पाजेब की आवाज़ है धीरे धीरे इनके कमरे से होती हुई रसोई तक गई और रसोई में कुछ बर्तनों में एकदम हलचल हुई। दोनों डर गए, तुरंत इस कमरे से बाहर आए, दरवाजे को बंद किया। खिड़की ये जो बाहर को खुलती है, इसे बंद करके बस इस कमरे से थोड़ा दूर जाने का प्लानिंग था। बिजॉय ने जैसे ही खिड़की का एक पल्ला छुआ, वो एकदम से इनके सामने आकर खड़ी हो गई। बिजॉय एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसे धक्का सा लगता है, ज़मीन पर गिरता है, लेकिन इसके हाथ में, अंगूठे में और उंगली में खून निकलना शुरू हो जाता है। ये किसी चीज़ से टकराया ही नहीं है, ये क्या हुआ है। प्रवीण ने जैसे ही उसका हाथ देखा पूछा ये क्या लगा है तेरे। यार पता नहीं, लेकिन कि ये कौन है, मतलब भाई सुबह तक ये कमरा छोड़ देंगे और मैं इस कमरे पे वापस नहीं लौट रहा। प्रवीण ने कहा पहले हाथ देख अपना, ये लगा किस चीज़ पे है। तो बिजॉय ने ध्यान से नोटिस करा, जो कीलें लग रही थी ना, उनमें से एक कील ऐसा लगा जैसे उस पर थोड़ा सा ब्लड लग रहा है। प्रवीण ने कहा कि इस कील पर हाथ लगाया तेरा, इसका मतलब। बिजॉय ने कहा कि मेरा कील तक हाथ गया ही नहीं था मेरे भाई। प्रवीण ने कहा कि एक काम कर, खड़ा हो, फटाफट से पहले बैंडेड वगैरह लगाते हैं इस पर, चल। अब ये दोनों कमरे को खुला ही छोड़कर नीचे आ गए। एक शॉप पर गए, वहाँ से बैंडेड वगैरह खरीदी, इसके बैंडेड वगैरह लगाई। यार कुछ तो बहुत ज़्यादा भयानक है इस कमरे पे। एक काम करते हैं, अंकल के पास जाते हैं और कहते हैं शास्त्री जी जो आपको पैसे देने दे दो, हम नहीं रह सकते। भाई उसने आदमी ने साफ साफ बोल रखा है कि तुम्हें पसंद आए नहीं आए किराया वापस दूंगा ही नहीं। यार महीने का बीच का चल रहा है, तनख्वाह आने में अभी भाई 20 दिन है, मैं कैसे करूँगा मैनेज, मैं नहीं रुक पाऊँगा। बिजॉय देख, डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, पैसे का नुकसान। 1 मिनट सुन,
उस औरत ने क्या कहा था कि पहले हफ्ते में तुम्हें पैसे का नुकसान होता है तो उसके बाद भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। पहले हफ्ता छोड़, ये तो पहला दिन है आज, पैसों का नुकसान ही तो है अगर हम ये घर छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, उसकी बात को गलत साबित करेंगे। बिजॉय ने बोला, उसकी बात को गलत साबित करेंगे। वो जो औरत कह कर गई थी, हम इस कमरे को छोड़ेंगे ही नहीं तो हमारा नुकसान होगा ही नहीं। हम 3 महीने यहाँ पर रुकने के बाद ही जाएंगे। प्रवीण बोला, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। रहना है इसमें, नहीं रहना है? उसने कहा नहीं, अब रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। ये मेडिकल शॉप से अपने घर के लिए वापस आ रहे थे। फिर बिजॉय ने कहा, घर के लिए खाना लेकर चलते हैं, ऐसा ना हो कि डर की वजह से हम भूखे ही मर जाएं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, पहले यहीं कहीं खाना खा लेते हैं। इन दोनों ने वहीं कहीं थोड़ा थोड़ा खाना खाया। उसके बाद जब ये रोड पार कर रहे थे तो एक बारात निकल रही थी। नॉर्मल सी बात लग रही है अभी तक तो, है ना? ये रुक गए। बारात में काफ़ी लोग थे। लाइट की वजह से शायद किसी का चेहरा साफ से नहीं दिख रहा था। ये थोड़ा सा आगे चले, फिर वो गए। बारात काफ़ी लंबी जा रही है। फिर तो 2 कदम चले, फिर एकदम रुक गए। ढाबे वाले ने आकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, होश में हो? हाँ, मतलब शादी का भी कोई इतना सीज़न तो नहीं लग रहा, बारात निकल रही है। दिमाग ठीक है तुम दोनों का, या ज़्यादा खा पी ली है? कहाँ है बारात? इन्हें भरपूर बैंड बाजा टाइप का कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने से निकल लिया, इसलिए दोनों रुक गए थे। पूरी रोड पे कहीं कोई बारात नहीं है, ट्रैफिक जा रहा है। दोनों घबरा गए, प्रवीण और बिजॉय। दोनों अब यहाँ से डरते हुए रोड के दूसरी तरफ आए। ये अपने घर के लिए जहाँ आ रहे थे, कभी ऐसी नज़र नहीं गई। वो रोड पे आपने देखा होगा ना, साइड में बेंच वगैरह पड़ी रहती है बैठने के लिए, जो पार्क्स वगैरह में भी होती है। ऐसी एक बेंच पे एक औरत बैठी है। उसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं और उसके पास नीचे एक ज़मीन पर मटकी रखी है। मटकी में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। ये दोनों धीरे धीरे उस तक आ रहे थे, मतलब उसी रोड से जाना है, तो वो बीच में बैठी है लेफ्ट साइड पे और दोनों की नज़र उस पर जा रही थी। उसने, औरत ने चेहरा नीचे कर रखा था। ये दोनों पैदल पैदल जब उसके सामने से निकल रहे थे, उसका हल्का सा औरत का चेहरा ऊपर उठा। ये वही औरत है जो इन्हें कमरे पे दिखी थी। आंखें नहीं है। यहां से दोनों ने भागना शुरू करा। ये कहते हैं कि हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और लगातार 1.5-2 मिनट तक बस भागते रहे। जब थक गए, बिल्कुल से रुक गए, घुटनों पे हाथ, लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं, एक दूसरे को कुछ सोचते, समझाते, कहते, तभी उस औरत ने हमारा नाम लिया। प्रवीण, बिजॉय। हम उससे काफी दूर भाग कर आए थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो वो वहीं बैठी है और हम यहां से कहीं भागे ही नहीं थे। हमने पलट कर देखा, दूर वो ढाबा भी दिख रहा है। हम दोनों दोबारा भागे हैं और हम जाकर एक बस से टकराए। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। हम दोनों के काफ़ी स्क्रैचेस आई थी। बिजॉय के ज़्यादा चोट लगी थी। आसपास के मेडिकल पे इन्हें फर्स्ट एड दिया गया। दोनों डर भी रहे थे और रो भी रहे थे। यार, ये क्या है और ये क्यों हमारे पीछे पड़ गई है? भाई, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बिजॉय ने कहा कि गलती तो हमने कर दी है, बस अब ये देखना है कि हमारे साथ और कितना बुरा होगा। प्रवीण ने कहा कि एक काम करते हैं ना, अभी शास्त्री के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा किराया वापस दे, नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे डर जाते हैं ना, इसे भी ये भाई मैं अपने पैसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चल यहाँ से। अब ये दोनों यहाँ फटाफट से ऑटो वगैरह किया और पहुँच गए चौल। चौल पहुँचते हैं तो शास्त्री के पास चिल्लाते हुए, शास्त्री जी आप हमारी बात सुनोगे, और आपने कहा था कि किराया वापस नहीं होगा और हम लेकर जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए शास्त्री के घर पहुँचे। वहाँ ताला लग रहा था। बराबर वाले का दरवाज़ा खटखटा दिया। भाई साहब, ये बराबर में जो शास्त्री जी रहते हैं कहाँ गए? उन्होंने कहा ये तो गांव गए हैं, गांव में कोई शादी है, 15-20 दिन बाद लौटेंगे, बोल कर गए। इनकी फैमिली में कोई तो होगा। उन्होंने कहा इनके बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, इनके 3 बच्चे हैं और तीनों शायद अपनी मौसी के हैदराबाद में कहीं रहते हैं। आप कौन हो? जी मैं बिजॉय हूँ और ये मेरा दोस्त प्रवीण है। हम शास्त्री जी के सामने वाले कमरे में। इतना ही बोला था, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहा यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से।
अरे भाई साहब एक मिनट सुनो तो सही। दूसरे घर पर गए, दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोला, देखा, बंद कर दिया। अरे यार, इनके चेहरे पर भी तमाम स्क्रैचेस हैं, चोटें हैं, हाथ में एक के बहुत काफ़ी चोट है। कोई तो हेल्प करेगा, एक करेगा। वही अंकल जिन्होंने कहा था ना कि कोई बात हो तो बेटा, ये दोनों अपना समझ के उनके पास चले गए। दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोला, उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकल आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? कोई भी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? अंकल ने कमरे के भीतर से एक बात बोली कि बेटा कोई भी तुम दोनों की मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पीछे वो औरत खड़ी है। इन दोनों ने डरते हुए पलट कर देखा, पीछे कोई औरत नहीं खड़ी थी। अंकल सुनिए एक मिनट, हम दोनों अकेले हैं यहाँ, कोई नहीं है हमारे साथ। उन्होंने, बेटा आप दोनों पर उसकी छाया आ चुकी है, चाहकर भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। भगवान बचाए आपको बुरी बला से। आप दोनों बेटा यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि उसको ये ना लगे कि हम मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, वरना आपके साथ जो होगा उससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो जाएगा। परिवार वाले हैं, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप दोनों यहाँ दोबारा मत आना। इन दोनों की कोई मदद करेगा या नहीं? नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।